In this video we will continue with the topic that is periodic trains. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एटॉमिक रेडियस को, टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस हमने बात की थी, जहाँ पर हमने कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, वैन डेर वाल्स रेडियस और इनर्ट गैस रेडियस और आयनिक रेडियस की बात की थी। उसके बाद हमने बात किया था when we go from top to bottom atomic radius increases due to the addition of new shell at every successive point। और फिर हमने बात की थी जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं there is decrease in atomic radius due to increase in effective nuclear charge। आज हम एक स्टार्ट करेंगे जो टॉपिक, हम वो स्टार्ट करेंगे कहाँ से? आयनिक रेडियस से। आयनिक रेडियस मैंने आपको बताया था, एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते हैं, बट मतलब जितने एरिया में आप उस आयन का इफेक्ट फील कर सको, हम उसको क्या कहेंगे? उसका एक पर्टिकुलर फील्ड होगा अपना, और उसकी जब हम रेडियस निकालेंगे तो वो आयनिक रेडियस होगा। बात करेंगे इसके वेरिएशन की, लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम की, अलोंग पीरियड। तो पीरियड हमें पता है ना कहाँ से कहाँ होता है? लेफ्ट टू राइट। जो रो होती है, रो ऐसे हॉरिजॉन्टल, हम उसको पीरियड कहते हैं। तो अलोंग अ पीरियड अगर मैं बात करूं आयनिक रेडियस की, या मैं बात करूं टॉप टू बॉटम की, देखिए एक्चुअली क्या है वेरिएशन जब हम करेंगे आयनिक रेडियस का, तो एक बात बताओ, अगर कोई एटम ऑलरेडी इन साइज बड़ा है तो क्या उसका आयन भी ऐसा ही कुछ होगा? जैसे मान लो, मैं एग्जांपल के साथ समझाती हूँ इसलिए मैंने वो चीज़ रब कर दी, कि मान लो मेरे पास एक है सोडियम पॉजिटिव आयन और एक है पोटेशियम पॉजिटिव आयन। अगर मैं बात करूँ नॉर्मल सोडियम और पोटेशियम की, तो इसमें था वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 3s1, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, इसमें था, एक सेकेंड, हाँ सोडियम का होता है 3s1, लास्ट वैलेंस वाला लिख रही हूँ मैं, और पोटेशियम में क्या होता था? 4s1। सोडियम की एटॉमिक रेडियस स्मॉलर थी किससे? पोटेशियम से। टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है तो पोटेशियम बड़ा हुआ ना सोडियम से। अब अगर मैं कंपेयर करूं Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव को, देखो बेटा ध्यान देना, दोनों पे चार्ज सेम है, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया है, तो इनके आयनिक रेडियस पर क्या फर्क पड़ा होगा? जो ऑलरेडी एटॉमिक साइज बड़ा था वो अभी भी बड़ा ही रहा होगा। बात आई समझ में? टॉप टू बॉटम अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है आयनिक रेडियस भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वैलेंसी यानी कि चार्ज, दोनों की वैलेंसी 1 थी, दोनों के ऊपर +1 चार्ज आना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में बहुत ज़्यादा ऐसे अंतर नहीं आया, दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन गए हैं। तो जो ऑलरेडी एटम बड़ा था वो अभी भी क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। तो जब हम कंपेयर करेंगे एक आयन को उसके पेरेंट से, अगर मैं कंपेयर करने की बात करूं, ये तो था इस तरीके से कंपेयर करना कि भाई सोडियम पोटेशियम एंड सोडियम आयन पोटेशियम आयन, लेकिन अगर मान लो कंपेयर करना हो सोडियम और सोडियम आयन को, ध्यान देना, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 प्रोटॉन थे, एक के हिस्से में एक आ रहा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, सॉरी 10 नहीं थे भाई, 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 प्रोटॉन थे, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक है। तो एक के हिस्से में एक आ रहा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए, लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँ तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 11 प्रोटॉन है। कहीं ना कहीं न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया एक इलेक्ट्रॉन पे। बात आ रही है समझ में? पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 प्रोटॉन थे, एक के हिस्से में एक आ रहा था, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था, ऐसा मान के चलो, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं, तो अंदर की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया ना, क्योंकि अब 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 को पकड़ने वाले 11 लोग हैं। पहले 11 लोग थे भागने वाले, 11 थे पकड़ने वाले, ठीक है। अब 10 भागने वाले, 11 पकड़ने वाले, जल्दी पकड़ में आएंगे ना भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो इसका साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। कहने का मतलब कैटायन जो होता है वो स्मॉलर होता है अपने पेरेंट एटम से। क्या होता है? अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। कैटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। इलेक्ट्रॉन अगर कम हो गए हैं तो न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ गया इलेक्ट्रॉन्स पे, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए ना, तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो एटम अंदर की तरफ श्रिंक होगा। कहने का मतलब रेडियस छोटी हो जाएगी कैटायन की अपने पेरेंट एटम से। ये तो बात थी कैटायन की। अगर आपको कंपेयर करना हो, मैं यहाँ पर लिखती जा रही हूँ, सोडियम आयन जो है वो स्मॉलर होगा सोडियम से, ठीक है।
अगर दूसरी चीज़ मैंने कंपेयर किसकी करनी है, एनायन की। भी आयन दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव आयन हो या नेगेटिव आयन हो। पॉजिटिव वाले को कैटायन कहते हैं, नेगेटिव वाले को एनायन कहते हैं। और दूसरी तरफ पेरेंट एटम है। चलो इसको भी कंपेयर कर लो, बट आई होप आप खुद ही समझ गए होंगे। मान लो एक तरफ क्लोरीन है और एक तरफ क्लोरीन नेगेटिव आयन है। इसमें 17 इलेक्ट्रॉन थे, 17 प्रोटॉन थे, इक्वल इन नंबर, एक के हिस्से में एक आ रहा है। लेकिन यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन हो गए और 17 प्रोटॉन है। अब की बार भागने वाले ज़्यादा है, पकड़ने वाले कम है, तो ये जीत गए ना। कहने का मतलब दूर, न्यूक्लियस से दूर हो गए। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम हो गया बाय द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्लोराइड आयन बड़ा है इन साइज। आई थिंक बात समझ आ गई होगी। सोडियम के केस में हमने कहा 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 प्रोटॉन थे, और इस तरफ उल्टा लिख रही हूँ मैं, 10 इलेक्ट्रॉन थे और इस तरफ 11 इलेक्ट्रॉन थे और 11 क्या थे, प्रोटॉन थे। आई बात समझ में। जब इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाए तो न्यूक्लियस की पकड़ ज़्यादा हो जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाए तो न्यूक्लियस वीक पड़ जाएगा। न्यूक्लियस अगर वीक हो गया, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर की तरफ हो गए, रेडियस बढ़ गया। लेकिन अगर न्यूक्लियस का होल्ड बड़ा हो गया है, ज़्यादा है, न्यूक्लियस ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट कर रहा है, तो एटम छोटा हो गया। तो आप ये चीज़ ज़रूर याद कर रखेंगे, कैटायन जो होते हैं वो पेरेंट एटम से छोटे होते हैं और एनायन जो होते हैं वो पेरेंट एटम से बड़े होते हैं। एक और चीज़, मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करेगा। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, मोर द पॉजिटिव चार्ज, एग्जाम्पल से समझाती हूँ, समझ लेना। मान लो मेरे पास है सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। इन तीनों को कंपेयर करना है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तीनों, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन है। अब कंपेयर करना है किसको, साइज को। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही छोटा क्या होगा, साइज होगा। तो जब मैं इनको कंपेयर करूंगी तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव सबसे स्मॉलेस्ट रहेगा, उसके बाद मैग्नीशियम और उसके बाद सोडियम आयन। जितना ज़्यादा पॉजिटिव उतना ही छोटा रेडियस रहेगा, ठीक है। और एनायंस की मैं बात करूँ तो उल्टा हो जाएगा। जैसे मान लो एक तो मैं बात करूँ F नेगेटिव, एक मेरे पास O2 नेगेटिव और एक N3 नेगेटिव। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव उतना ही बड़ा साइज होगा। तो F नेगेटिव, उसके बाद O2 नेगेटिव, उसके बाद N3 नेगेटिव। आई होप समझ आया होगा। ये हमारा आयनिक रेड, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से आएंगे, आपको इस तरह से आयंस दे देंगे और कहेंगे अरेंज दैम इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। तो प्लीज़ आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, कैटायन, एनायन और आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में किस तरीके से करना है कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव उतना छोटा आयन, जितना ज़्यादा नेगेटिव उतना बड़ा आयन होता है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ जो रेडियस से थोड़ा सा बचा हुआ था। अब हम नेक्स्ट पीरियोडिक ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे और वो रहेगा हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी। वर्ड हो सकता है पहली बार सुना हो, या फिर अगर आपने 10th क्लास में चैप्टर नंबर 5 को बहुत अच्छे से पढ़ा था केमिस्ट्री में, तो आपको ये चीज़ें पहले से भी कुछ बच्चों को आती होगी अगर क्लास में डिटेल में कराया गया था। तो बात करेंगे पहले, सबसे पहला ट्रेड हमने कौन सा पढ़ा हुआ है भाई, एटॉमिक रेडियस। ये हम पूरा कर चुके हैं डिटेल में अच्छे से। दूसरा जो हम कर रहे हैं डिस्कस वो अभी क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कह लो या एनर्जी कह लो या पोटेंशियल कह लो, एक ही बात है, ठीक है। सबसे पहले इस टर्म को समझेंगे होता क्या है। आयनाइजेशन एंथैल्पी, एक आयन है, एक एटम है, उसको आयन में कन्वर्ट करना है मेटल के केस में। जैसे मान लो मेरे पास सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11, 281, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कराना है, रिमूव कराना है। क्या कराना है, रिमूव। अब रिमूव कराना है तो क्या चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड। दिस एनर्जी इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। डेफिनेशन प्रॉपर क्या होगी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस मोस्ट लूजली क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सबसे आउटर मोस्ट में प्रेजेंट है ये। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम इन ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट भी नहीं होनी चाहिए ये चीज़।
आइसोलेटेड का मतलब एक ही एटम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आप सोचो कि मैं H2 में से निकालूंगा, नहीं। आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला एक एटम। गैसियस स्टेट वो सॉलिड और लिक्विड में नहीं होना चाहिए, किस स्टेट में होना चाहिए? ऐसा नहीं कि सोडियम सॉलिड में और हम इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, इसको पहले गैसियस स्टेट में ले जाना पड़ेगा। आइसोलेटेड गैसियस स्टेट से जब हम एक इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं, अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है भाई, ये सोडियम का न्यूक्लियस है और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ प्रेजेंट है, तीसरे शेल में है ना, यही था ना 281, तो ये एक इलेक्ट्रॉन है जो हम निकालना चाहते हैं। तो क्या होगा, अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हो तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बाय द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना है तो एनर्जी रिक्वायर्ड है, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में ये चीज़ आ गई होगी। इस तरीके से लिखती हूँ कि सोडियम से क्या बना दिया, सोडियम पॉजिटिव आयन, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो इस केस में जो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड थी, इस केस में जो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड थी, डेल्टा एच एनर्जी एंथैल्पी, आपको जो एनर्जी आपने यहाँ लगाई है इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, ये इलेक्ट्रॉन था, इसको रिमूव कराया है ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव नेगेटिव तोड़ना पड़ा है। इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी आपने यहाँ दी है इस आयन को बनाने के लिए, ध्यान देना गैसियस स्टेट में होना चाहिए एटम आपका। आइसोलेटेड मतलब सिंगल एटम होना चाहिए और गैसियस स्टेट में होना चाहिए। दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी। ठीक है, एक दूसरी टर्म आपके पास आएगी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी। अब सक्सेसिव का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, मैग्नीशियम से क्या बनाया, मैग्नीशियम पॉजिटिव, और फिर मैग्नीशियम पॉजिटिव से बनाया जाता है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। बेटा कभी भी दो इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं निकलते, कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं निकलते, 1 बाय 1 निकलते हैं। तो पहला जब इलेक्ट्रॉन गया तो मान लो आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी ये थी, प्लस में रहेगी हमेशा क्योंकि रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड होती है तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, और जब रिलीज होती है तो डेल्टा एच नेगेटिव होता है। ठीक है, रिलीज निकलती है तो एनर्जी नेगेटिव में लिखेंगे, अगर हमने दी है तो पॉजिटिव में लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ लिख देती हूँ। तो इसका डेल्टा एच यहाँ पर क्या था, ये जो था ये आपका H1 था पहला स्टेप में। दूसरे स्टेप में जब आपने दूसरा निकाला है इलेक्ट्रॉन तो ये क्या हुआ, मान लो डेल्टा H2 पॉजिटिव। तो ये तो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इसको कहेंगे सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। सक्सेसिव का मतलब जब दूसरा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी आपने दी है। और एक चीज़, पहले न्यूट्रल एटम में से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। तो आपको ध्यान है पॉजिटिव चार्ज होने से रेडियस और भी छोटी हो जाती थी। अब और भी छोटे एटम में से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो एनर्जी रिक्वायरमेंट और भी ज़्यादा हो जाती है। कहने का मतलब जो आपका डेल्टा H2 है वो बड़ा होता है किससे, डेल्टा H1 से, यानी कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो बड़ी होती है, ज़्यादा चाहिए होती है अगर आप किसी कैटायन में से इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो, क्योंकि कैटायन का साइज़ और भी छोटा हो जाता है, और साइज छोटे होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो उसको निकालना भी डिफिकल्ट है, इसका मतलब ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। आई बात समझ में? कहने का मतलब 2 टर्म यहाँ पे मैंने समझाई आपको। आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आइसोलेटेड गैसियस स्टेट ऑफ एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। दूसरी सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट। जैसे मान लो एल्यूमिनियम पर 3 पॉजिटिव आता है तो क्या लगता है 3 इलेक्ट्रॉन एक साथ निकल गए, नहीं, पहले एक निकलेगा, फिर दूसरा निकलेगा, फिर तीसरा निकलेगा। तो उस केस में 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी आएगी, H1 H2 H3, और हाईएस्ट H3 रहेगा आपका। सक्सेसिव जो होती है वो हमेशा बढ़ती जाती है, क्यों? क्योंकि नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आप एक कैटायन में से निकाल रहे हो, पहला वाला आपने न्यूट्रल एटम में से निकाला था। अब न्यूट्रल से निकाला था तो न्यूट्रल वाले का नॉर्मल साइज था एटम का, ठीक है, आपने मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया।
लेकिन अब जब आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो वो कैटायन में से निकाल रहे हो, कैटायन और भी छोटा हो चुका है, छोटा होने का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया ना भाई उस इलेक्ट्रॉन पे, न्यूक्लियस के पास चला गया, वो साइज छोटा होने का मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास चला गया थोड़ा सा, अब पास चला गया तो ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसको निकालना डिफिकल्ट है, तो एनर्जी भी ये जो है वो दूसरी वाली ज़्यादा हो जाएगी। तो एल्यूमिनियम के केस में 3 होगी तो H3 हाईएस्ट होगी। आई थिंक ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, आयनाइजेशन एनर्जी एंड सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। अब एक चीज़ है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग, इसकी वेरिएशन भी करेंगे। अब टर्म क्या है हमारे पास, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, या पहले वेरिएशन करा दूं, या पहले वेरिएशन करा दूं, हाँ चलो पहले वेरिएशन बता देती हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग जो है वो हम फिर करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बात करते हैं वेरिएशन की। वेरिएशन अलोंग, अब अलोंग में आपके पास एक बार बात करेंगे किसकी, पीरियड की, और एक बार बात करेंगे ग्रुप की, ठीक है। अलोंग अ पीरियड अगर मैं बात करूं, पीरियड का मतलब हमेशा क्या होता है, लेफ्ट टू राइट। रीजन के साथ समझने की कोशिश करना, बाकी फैक्टर्स में फिर कराऊंगी डिटेल में, बिल्कुल वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे क्योंकि इसलिए नेक्स्ट वीडियो में करेंगे उसको। लेफ्ट टू राइट जब आप जा रहे थे तो एटॉमिक रेडियस पर क्या फर्क पड़ रहा था, आपको अगर याद हो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही थी। अगर एटॉमिक रेडियस छोटी है, देखो एक तो केस आप ये कंसीडर करो, एटॉमिक रेडियस छोटी है, और एक आप ये केस कंसीडर करो जब एटॉमिक रेडियस बड़ी है, तो छोटे वाले में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा या कम होगा, ऑब्वियसली बात है ज़्यादा होगा ना, क्योंकि डिस्टेंस कम है बिटवीन पॉजिटिव नेगेटिव, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज़्यादा हुआ। और जब डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ, दूर है क्योंकि, तो इस केस में आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम या ज़्यादा, ज़्यादा होगी, क्योंकि साइज छोटा है, और यहाँ पर एटॉमिक साइज बड़ा है, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, क्योंकि इसको निकालना इजी है और इसको निकालना डिफिकल्ट है, और इसको निकालना इजी है। इजी होने का मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इसका साइज क्या था, बड़ा था, और इसका साइज क्या था, छोटा, तो इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा। साइज छोटा होने का मतलब हो जाता है देयर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इज मोर। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर है तो एनर्जी रिक्वायरमेंट भी मोर होगी। तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस कम हो रही है, तो एटॉमिक रेडियस कम होने का मतलब ये वाला केस है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा होगी व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वैसे इसमें एक्सेप्शनल केसेस आएंगे, वो मैं आपको सेपरेटली कराऊंगी, कुछ एक्सेप्शनल केसेस आएंगे, फैक्टर्स के साथ बताऊंगी मैं आपको कि वो क्यों आए एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल केस भी हमें हमेशा रटने नहीं होते बेटा, हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है। ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो ग्रुप क्या समझते हो, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम मतलब ऐसे वर्टिकल ग्रुप में। अब टॉप टू बॉटम जब आप आ रहे थे तो एटॉमिक रेडियस पर क्या फ़र्क पड़ रहा था, नॉर्मली एटॉमिक रेडियस बढ़ रही थी। एटॉमिक रेडियस बढ़ने का मतलब ये, एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगी तो निकालना इजी होगा, इसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। तो जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। तो ये हो जाएगी वेरिएशन व्हेन यू आर गोइंग अलोंग अ पीरियड लेफ्ट टू राइट, बिकॉज एटॉमिक रेडियस इज डिक्रीजेज, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, ज़्यादा हो जाएगी। वैसे भी सिंपली खुद भी समझो, लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो मेटालिक करैक्टर कम हो रहा है, मेटालिक करैक्टर कम होने का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की पावर कम हो रही है, क्योंकि बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे तो नॉन मेटल्स आ जाती है, वो तो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, लूज तो करती ही नहीं है ना। और वेरी लेफ्ट पे बात करें तो मेटल्स है वो इजिली लूज करती है, कहने का मतलब इस तरफ एनर्जी कम लगी लूज कराने में, क्योंकि वो चाहते भी थे हम लूज करें, और थोड़ी सी एनर्जी देते ही उन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। इसका मतलब लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है इस साइड वाले एलिमेंट्स का जो कि नॉन मेटल्स होते हैं। आगे बात समझ में। और टॉप टू बॉटम की बात करें तो मेटालिक करैक्टर बढ़ता था, मेटालिक करैक्टर बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, इजी है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम चाहिए। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर कह सकते हैं हम मेटालिक करैक्टर को, यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर टॉप टू बॉटम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर,
पॉजिटिव नेचर की अगर मैं बात करूँ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या समझते हो? इलेक्ट्रॉन लूज करने की पावर। तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है? कम होता है, क्योंकि वो लेफ्ट राइट में जाते हैं तो मेटल लूज करने की पावर कम हो रही है ना इलेक्ट्रॉन लूज करने की, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर कम हो रहा है। और अगर मैं बात करूँ इस इधर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की, मैंने पॉजिटिव ऐसे लिख दिया और शॉर्ट में ले लेते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जो है वो टॉप टू बॉटम बढ़ता है। तो सीजियम जो हमारी बहुत अच्छी मेटल है, टॉप टू बॉटम आते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में आप देखोगे सीजियम है ना। चलिए बात करते हैं अब हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। हमने आयनिक रेडियस की बात की, जिसमें कैटायन और एनायन की बात की, फिर आइसोइलेक्ट्रॉनिक को हमने कंपेयर किया, और उसके बाद हमने डिस्कस किया है आयनाइजेशन एंथैल्पी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड द वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी अलोंग अ ग्रुप एंड अलोंग अ पीरियड। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। मेरी पूरी कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छे उन चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाए ईजी से ईजी तरीके में और ईजी लैंग्वेज के साथ, ताकि आप चीज़ों को समझ सके। फिर उसके बाद रिटर्न की प्रैक्टिस तो आपको करनी ही है, वो तो उसके बिना तो फिर काम ही नहीं चलता। ठीक है, अगर आपको सब कुछ समझ आया हो, सेशन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी चीज़ों को बेटर अंडरस्टैंड कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।